जैन प्यारे बच्चे, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे प्यारे बच्चे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है पूरा के पूरा, क्योंकि आप लोग का बहुत सारा कमेंट आया कि गुरुजी आप गणित के पूरे फॉर्मूला का एक वीडियो बनाइए। तो आज हम गणित के पूरे फॉर्मूला का बस 30 से 35 मिनट के अंदर पूरा खत्म हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। यानी आप लोगों का गणित का जो 15 पॉइंट है, 15 चैप्टर है, उन सभी का फॉर्मूला एकदम आसान, जो जैसे जो ज़्यादा यूज होने वाला है, ज़्यादा बेनिफिट है, उन सभी को लेकर हम आए हैं। अगर आज ये क्लास देख लेते हैं, पूरा क्लास अच्छे से देख लेते हैं, तो एकदम 100% अगर यही सिलेबस रहा, एग्जाम लेने का पैटर्न रहा, तब एकदम 20 से 25 नंबर फिक्स है। क्योंकि इससे आता है 20 से 25 नंबर, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन तो आता ही आता है। इसलिए एकदम शांति से एक बार के जगह 2 बार वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर जो है वो है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में ज्यादा फॉर्मूला है नहीं, एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि है जिससे एलसीएम एचसीएम निकलता है। इसके बाद इसमें उतना है नहीं। तो ये एक फॉर्मूला है जो यूक्लिड विभाजन है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यानी ऐसे होता है, देखिए ऐसे देखिएगा तो यहाँ होता है भाज्य, यहाँ होता है भाज्य, ये है भाजक, भाजक, और ये है भागफल, और ये जो करने के बाद यहाँ बच जाता है ये है शेषफल। शेषफल क्या है? शेषफल। तभी बनाया भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी से ये सब सूत्र बना है। देखिए कैसे बना है, हमको भाजक चाहिए तो शेषफल को इधर भेज दिए, तो भाज्य माइनस शेषफल और बटा में भागफल, ये बन गया। उसके बाद इसको भागफल चाहिए तो सेम कंडीशन, यहाँ क्या हो गया? भाजक हो गया, और कुछ नहीं है। शेषफल चाहिए तो शेषफल चाहिए तो इनको भगा देते हैं, यानी भाज्य माइनस भाजक गुणे भागफल, ये भी हो गया। उसी को यूक्लिड एल्गोरिथम ए बी पी क्यू से दर्शाए थे, इसलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी बी बोले तो भाजक है और क्यू बोले तो भागफल है और आर बोले तो रिमाइंडर यानी शेषफल है, और ए वो संख्या है यानी भाज्य बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। यानी कहने का मतलब क्या है गुरुजी? तो दो संख्या का अगर एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं, दोनों संख्या का गुणा कर दीजिएगा तो एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होगा। वही लिखा गया है ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये हो गया पहला पॉइंट खत्म, यानी वास्तविक संख्या खत्म, वास्तविक संख्या खत्म। ये टोटल पीडीएफ अगर आपको चाहिए प्यारे बच्चे तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल एमआरसी शाहपुर, अगर ये टेलीग्राम पर सर्च करते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप चैनल पर सर्च करते हैं तो ये आ जाएगा। अगर आपको वहां पर नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है आपको, तो आप मेरे नंबर पर, इस नंबर पर इस दोनों नंबर पर, अल्टरनेट नंबर पर किसी पर आप मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। आप मांग सकते हैं ऑल फार्मूला वाला गुरुजी दे दीजिए, तो हम लोग सेंड कर देंगे आपके पास। फिर भी आपको कोई दुविधा होता है, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, आप इस पर जाकर फॉलो करके जो भी चाहिए मैसेज से आप लिख सकते हैं। ये ठीक है। चलिए प्यारे बच्चे, आपको कोई दुविधा नहीं होना चाहिए, कहीं से आप ले सकते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, या व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज करके, या आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके। ठीक है, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो आगे चलते हैं, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा है बहुपद। दूसरा चैप्टर क्या है? तो बहुपद है। बहुपद बड़ी कमाल का है, बहुपद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ठीक ठाक बनता है। पहला है पॉइंट, रैखिक बहुपद क्या है? तो जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद यानी एक घाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसका व्यापक रूप क्या होता है गुरुजी? तो व्यापक रूप होता है ए एक प्लस में बी, यानी ए और बी क्या है? एक वास्तविक संख्या है, लेकिन
लेकिन ए नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ए कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। क्यों गुरुजी, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे ही यहाँ पर जीरो पुट कीजिएगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, बच जाएगा बी। अभी ये क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए आप बोल सकते हैं अचर बहुपद, लेकिन वो रैखिक बहुपद नहीं है। रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, एक होता है। कितना होता है, एक। तो यहां से एक प्यारा सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि रैखिक बहुपद का घात होता है, कितना होता है, एक होता है। कितना होता है प्यारे बच्चे, एक होता है। ठीक है, इसके बाद है द्विघाती बहुपद का। द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं? द्विघाती बहुपद वैसा बहुपद जिसका दो घात हो, यानी चर के घात कितना हो, दो हो, उससे द्विघाती बहुपद कहते हैं। द्विघाती बहुपद बहुत बड़ा चीज है, लेकिन इसका व्यापक रूप समझिए, इसके बाद इनके शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल देखेंगे। तो द्विघाती बहुपद के अगर हम लोग व्यापक रूप देखेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी, जहां पर घात दो हो और खास करके ए नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए। ए नॉट इक्वल जीरो यानी ए कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता है। क्यों गुरुजी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे ए जैसे ही पुट कीजिएगा ये पूरा जीरो हो जाएगा, बच जाएगा एक रैखिक बहुपद। कौन सा, रैखिक बहुपद। गुरुजी ये क्या है? तो यदि किसी द्विघाती बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा दिया है, शून्य क्या दिया है, अल्फा बीटा दिया हो, तो शून्यक अल्फा बीटा दिया तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे में ए होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे में क्या होता है, ए होता है। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, ये याद रखिएगा। अगला चैप्टर में यूज होगा, कहां पर गुरुजी, तो चौथे चैप्टर में यूज होगा, द्विघाती जब बहुपद समीकरण पढ़ेंगे वहां पर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। द्विघाती बहुपद का सूत्र एक होता है पी एक्स बराबर, निकालने का तरीका, अगर शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल दिया है तब पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये होता है आपका द्विघाती बहुपद का सूत्र। तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। लीजिए हम हट जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कोई दिक्कत कोई समस्या? ठीक है, अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है त्रिघाती बहुपद। अगला पॉइंट है क्या, त्रिघाती बहुपद। अगला पॉइंट है त्रिघाती बहुपद। ये क्या है भैया, तो ये है त्रिघाती बहुपद, यानी जिसका तीन घात हो उसे क्या बोलते हैं, त्रिघाती बहुपद। जिसका घात कितना हो, तीन हो, उसे क्या बोलते हैं, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। यानी त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा गुरुजी, तो पी एक्स बराबर पी एक्स क्यू ए एक्स क्यू प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी बराबर जीरो, इस फॉर्मेट में होता है त्रिघाती बहुपद। खास करके ए नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए। क्यों गुरुजी, जैसे ही जीरो रखिएगा जीरो हो जाएगा, ये बन जाएगा द्विघाती, याद रखिएगा। इसमें पदों की संख्या गुरुजी पूछा जाता है, पदों की संख्या कितना होता है, इसमें भी बता देते हैं। द्विघाती में शून्यकों की संख्या, अगर द्विघाती में पूछ दिया जाए, द्विघाती बहुपद में शून्यकों की संख्या तो कितना होता है, दो होता है। जितना घात उतना शून्यक, जिसका घात जितना घात उतना शून्यक। पदों की संख्या कितना होगा गुरुजी, तो जितना घात है उससे एगो पद अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पर गुरुजी बताइए, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो तीन होगा। इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा, शून्यकों की संख्या कितना होता है, तीन। जितना घात उतना शून्यक, जिसमें आपका शून्यक दिया अल्फा बीटा गामा, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे में है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी शून्यकों के गुणनफल कितना है, तो डी बटे में, यहाँ पर भी गलत हुआ है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटे में क्या होता है, ए होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बटे में ए, ये सही है। तो ये है आप लोग का, ये भी यूज होगा प्यारे बच्चे, आप लोग ध्यान से देखिए। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, द्विघाती से ज्यादा आता है। शून्यकों की संख्या पूछे तो तीन, पदों की संख्या पूछे तो चार। ठीक है गुरुजी, ये त्रिघाती बहुपद के निकालने का तरीका है। कैसे गुरुजी, तो पी एक्स बराबर होता है एक्स क्यू माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू अल्फा बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा, ठीक है, इंटू में एक्स माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये है हम लोग का त्रिघाती बहुपद निकालने का सूत्र। याद रखिएगा, ये बहुपद समीकरण में भी द्विघाती समीकरण त्रिघाती समीकरण में भी आएगा, इसलिए एकदम शांति दिमाग से देखना है। और इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्यारे बच्चे अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे हमने बताया है शुरू में ही कि MRC शाहपुर या धनजी कुमार.796 इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, आगे देखते हैं। अगला तीसरा चैप्टर है। चैप्टर कौन सा है? तीसरा है। ये चैप्टर तीसरा देख लेते हैं प्यारे बच्चे। कह रहे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये है दो चर वाला रैखिक समीकरण। ये क्या है गुरुजी? तो दो चर वाला रैखिक समीकरण बड़ी इससे भी क्वेश्चन ठीक ठाक आता है। पहला ये क्वेश्चन पूछता है दो चर वाला रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है। आलेख मतलब उसका रेखा उसका आलेख ग्राफ कैसा होगा। तो याद रखिएगा सरल रेखा। दो चर वाले यानी चर दो है और रैखिक मतलब घात एक है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक ढूंढे ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है? सरल रेखा। तो इसका व्यापक रूप क्या होगा गुरुजी? तो व्यापक रूप ये होगा यानी ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0। ये है व्यापक रूप यानी जनरल टर्म्स। दो चर वाला रैखिक समीकरण का आलेख देखिए सरल रेखा यानी एक सीधी रेखा। सरल रेखा को बोल सकते हैं सीधी रेखा। कैसा? सीधी रेखा। कैसा होता है? सीधी रेखा होता है प्यारे बच्चे। ठीक है, चलिए सीधी रेखा होती है। इसके बाद बड़ी कमाल का चीज है, आप लोग ध्यान से देखिए। बड़ी कमाल का, इसको हम अलग पॉइंट लेकर समझाएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो दो गो तो एकदम फिक्स है। सब्जेक्टिव में भी कभी कभी नहीं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ध्यान से देखिए, कहता है देखिए आप जैसे मान लीजिए कि दो गो समीकरण a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0। ठीक है गुरुजी, ये पहला समीकरण है। फिर है a2x प्लस में b2y प्लस में c2। ये समीकरण 2 है गुरुजी, ये भी बात सही है। इसका रेशियो निकाला जाता है कंडीशन 1। यदि मान लीजिए कि पहला कंडीशन ये है कि a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 आ जाए और बराबर c1 बटे में c2 आ जाए, ये कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये है कि a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में b2 और नॉट इक्वल c1 बटे में c2। और तीसरा कंडीशन ला रहा है, पहले ये देखिए। अब देखिए प्यारे बच्चे, जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए तो समझ जाइएगा, जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए तो ये इसका आलेख का बात किया जाए, आलेख का, तो आलेख जो होता है वो मेरे प्यारे बच्चे कैसा होता है? संपाती होता है। क्या होता है? संपाती होता है। कैसा होता है? संपाती। गुरुजी संपाती का मतलब क्या है? तो देखिए एक ही रेखा पर ओवरलैप, एक ही रेखा पर क्या होता है? ओवरलैप, तो इसे कहते हैं संपाती। इसका हल कितना होगा? अनेक हल होता है। कितना हल होता है? अनेक हल होता है। कितना हल? अनेक हल होता है प्यारे बच्चे। ठीक है, इसका कंडीशन गुरुजी बताइए। तो इसका आलेख का बात किया जाए, आलेख का, तो मेरे प्यारे बच्चे आलेख होता है इसका समांतर। कैसा होता है? समांतर। कैसा होता है? समांतर। समांतर। ये गुरुजी समांतर का मतलब क्या है? समांतर मतलब कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, इस तरह से। अच्छा, इसका हल कितना होगा गुरुजी? हल कितना होता? हल कितना होगा? तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ऐसा क्यों गुरुजी? ये बता दीजिए। देखिए मेरी बात समझिए, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है प्यारे बच्चे कि देखिए हल का मतलब क्या है? हल का मतलब ये है कि जितने बार कट किया है ना, जैसे एक बार कट किया है तो एक हल, 2 बार कट करेगा तो कितना हल? 2 बार, और 3 बार कट करेगा तो 3 हल, 4 बार कट करेगा तो 4 हल। मेरी बात को ध्यान समझिएगा गहराई से। जितने बार कट करेगा, तो ये कितने बार कट किया है? तो बहुत बार गुरुजी कट किया है। उभयनिष्ठ कॉमन पॉइंट ढूंढते हैं, बहुत बार, इसलिए अनेक। ये कितने बार कट किया? गुरुजी एको बार कट करेगा नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा तो कोई हल नहीं। और तीसरा कंडीशन ये है प्यारे बच्चे, तीसरा कंडीशन कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2। लेकिन सवाल ये है गुरुजी, मान लीजिए बराबर c1 बटे c2 हो जाए तब, या नॉट इक्वल c1 बटे c2 हो जाए तब। ए बबुआ ध्यान समझना, ये कुछ भी हो जाए ये प्रतिच्छेदी देगा। क्या देगा? प्रतिच्छेदी। इसलिए इसको हम मिटा ही देते हैं क्योंकि इसका यूज होता ही नहीं है। अगर आपको कहीं देखने को मिल जाए a1 बटे में a2 बराबर नॉट इक्वल b1 बटे b2, तो समझ जाइएगा इसका आलेख कैसा होगा। तो इसका आलेख कैसा होगा? आलेख कैसा होगा? आलेख कैसा होगा? तो ये होता है प्रतिच्छेदी। गुरुजी इसका मतलब एक बार कट करेगा ऐसे,
ये हो गया प्रतिच्छेदी। ए गुरुजी ये बताइए हल कितना होगा, हल सॉल्यूशन कितना होगा? तो इसमें हलों की संख्या एक हल, एक हल, और इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं? अद्वितीय, अद्वितीय, अद्वितीय हल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान समझिए, जिसका जिसका हल है यहाँ पर, हल है यहाँ पर, इन दोनों को पकड़ लो तो इन दोनों को बोलते हैं हम लोग प्यारे बच्चे संगत। क्या बोलते हैं? संगत। दोनों हल है तो संगत है, और इसे क्या बोलते हैं? असंगत। क्या है? असंगत। यही नहीं, यही नहीं प्यारे बच्चे, एक नाम और है। अब ध्यान से देखिए, एक नाम और है। यदि ये समांतर है, यदि ये संपाती है, तो इसको एक और नाम से बोला जाता है, बोला जाता है विरोधी। क्या बोला जाता है? विरोधी। क्या बोला जाता है? विरोधी। क्या बोला जाता है? सॉरी, आश्रित बोला जाता है। संपाती पहले लिया है, आश्रित, आश्रित बोला जाता है, इसे आश्रित बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आश्रित। गुरुजी इसे क्या बोलता है? तो ये बोलता है विरोधी। क्या है? विरोधी। ये क्या है? विरोधी। और इसका नाम क्या होगा? तो इसका अविरोधी। क्या होता है? अविरोधी। कभी कभी आपसे पूछ देता है ऑप्शन में, ठीक है ना, निम्नलिखित में कौन सा अविरोधी विरोधी है, तो याद रखिएगा। अच्छा हाँ, एक चीज में हम भी जब स्टूडेंट थे बड़ी कंफ्यूजन होता था कि गुरुजी विरोधी का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे का कटना। बताइए तो ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो विरोधी क्यों, कैसे हो गया? नाम कैसे? भाई जो शुरू से चलते आ रहा है वही चलते आ रहा है, इसलिए विवाद नहीं पैदा करना है, क्योंकि ये अविरोधी इसे बोलते हैं विरोधी। उल्टा नाम होता, हमको भी लगा था कि ये उल्टा नाम रख दिया, लेकिन क्या किया जाए? अगर आपके पापा नाम रख दिए, मान लीजिए कुछ भी, आप सोच रहे हैं कि मान लीजिए कि मेरा नाम कितना अच्छा होता, सपोज डब्लू होता, एक्स होता, जो भी कुछ होता, आप अपने अनुसार सोच रहे हैं कि ये नाम कितना बढ़िया होता, लेकिन सोचिए कि आपके नाम कुछ और रख दिए पापा, तो भाई वो जो बचपन में रख दिए हैं वही ना चलते आएगा। भले अपने दोस्तों के साथ वो नाम शेयर कर सकते हैं कि ये मेरा नाम आप पुकारिएगा, तो अलग बात है, लेकिन जनरली वही होगा जो आप शुरू से रखे हैं। इसलिए शुरू से गणितज्ञ यही बनाए हैं, तो हम लोग भी यही पढ़ते हैं, हम लोग भी उन्हीं लोग का क्या है, मुरीद है प्यारे बच्चे, इसलिए हम लोग वही पढ़ाएंगे। तो किताब में है, किताब से तो अलग नहीं पढ़ा सकते हैं, इसलिए ये सत्य है। तो देखिए इसी बात को यहाँ पर लिखे हैं, आप ध्यान से देखिए, ये संगत है, संगत है, संगत तो है, ये हल है तो संगत है, प्रतिच्छेदी है, अविरोधी है। क्या है? अविरोधी है, और इसका केवल एक हल है। केवल कितना हल है? एक हल है। इसके बाद तीनों बराबर है तो संगत है, क्योंकि हल है, संगत है यानी हल है। संपाती है, इसी को आश्रित बोला जाता है इसे, और परिमित रूप से अनेक हल है। कितना, कितने बार टच करें, एक दूसरे को टच किया तो बताओ ना, उभयनिष्ठ कितना हो? अनेक। गुरुजी अनेक, तो अनेक हल होगा, कितना सिंपल है। इसके बाद है प्यारे बच्चे असंगत। असंगत मतलब इसका हल नहीं है, समांतर है, विरोधी है, कोई हल नहीं है। हमने भी यही बात बोला, हमने भी यही बात बोला। तो प्यारे बच्चे इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए अगला देखते हैं, ये तो हमने बताया है, इसको भी कर लीजिएगा। अगला है चौथा चैप्टर। कौन सा गुरुजी? चौथा चैप्टर में क्या है तो बता रहे प्यारे बच्चे, आप ध्यान से देखिए। कह रहे कि द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण आपको पता है, द्विघाती बहुपद, वहीं से द्विघाती समीकरण बना है, बराबर में जीरो लेके, और कुछ बड़ा चीज नहीं है। ठीक है गुरुजी, इसमें आता है विवेचक। गुरुजी ये क्या है? तो विवेचक निकाला जाता है, देखा जाता है विवेचक में कि बताइए विवेचक निकल गया, तो विवेचक निकालने का पर्पस ये है कि मूल जो निकलता है, इसका शून्यक जो निकलता है उसी को इसमें मूल बोला जाता है। मूल जो निकलता है वो आपका संगत है कि नहीं है, इसका हल संभव है कि नहीं है। तो इसका फॉर्मूला अगर मान लीजिए कि द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप पूछ दे, व्यापक रूप, तो व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर जीरो। ये याद है, बहुपद आया था इतना, उसके बाद ये बराबर में जीरो लगा दो, तो इसी में से निकलता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। कमाल का ये बात है कि मान लीजिए ऐसा, मान लीजिए कि सपोज अलग पेज लेकर बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे, बिल्कुल आसान है। डी मान लीजिए होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सपोज मान लेते हैं डी, तीन को कंडीशन आ सकता है, या तो डी जीरो से बड़ा होगा, या तो डी जीरो से छोटा होगा, या तो डी बराबर होगा। हाँ यही हो सकता है। अच्छा, डी जीरो से बड़ा का मतलब ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, और ये तो बराबर ही है, तो भाई जीरो ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जो बता रहे ध्यान समझिए, अगर ये पॉजिटिव आया, अगर ये पॉजिटिव आया तो इसका मूल का अस्तित्व है, हल किया जा सकता है। मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है।
मूलों का अस्तित्व है। अस्तित्व है, हल किया जा सकता है, हल किया जा सकता है, हल किया जा सकता है। हल किया जा सकता है, लेकिन मूल कैसा होगा? तो मूल जो होगा वो क्या होगा? असामान्य होगा, असामान्य होगा। ये भी कुछ क्वेश्चन पूछता है, मूल कैसा होगा? असामान्य होगा। बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत बढ़िया, मूल असामान्य होगा। उसके बाद क्या कंडीशन है? इसके बाद वाला कंडीशन क्या है? तो इसके बाद वाला कंडीशन ये है, माइनस हुआ। तो भाई देखिए, मूल का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, सेम यही कंडीशन रहेगा, मूल का अस्तित्व नहीं है, हल नहीं किया जा सकता है, हल नहीं किया जा सकता है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि सेम चीज़ रहेगा, लेकिन क्या रहेगा? तो यहाँ पर सिर्फ मूल का अस्तित्व नहीं होता है, नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, हल नहीं किया जा सकता है, हल नहीं किया जा सकता है, हल नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। जब नहीं किया जा सकता तो मूल क्या होगा? समान कहाँ से हो गया? चलिए अगला कंडीशन क्या है? तो अगला कंडीशन ये है, अगला कंडीशन हम लोग का ये है। ठीक है गुरुजी, इसको भी मूल का अस्तित्व होता है, मूलों का अस्तित्व होता है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं? इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जरूरत है, सेम रहेगा, मूलों का अस्तित्व है, लेकिन कंडीशन ये है, मूल का अस्तित्व है, हल किया जा सकता है, मूल असामान्य की वजह क्या होगा? समान होगा। मूल क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा, मूल क्या हो जाएगा? समान। यही कंडीशन हम आगे बताएं। अगर डी 0 है, मूल समान है, तो याद रखिएगा यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाता है, और आपको पता है कि बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ac। कभी कभी ऑप्शन में भुलवाने के लिए देता है, तो देख लेते हैं क्या दिया है। यही चीज लिखा हुआ है, क्या लिखा है? जब मूल वास्तविक एवं असामान्य होते हैं तो विवेचक का मान यानी डी का मान 0 से बड़ा होता है। जब मूल काल्पनिक एवं असामान्य होता है, काल्पनिक असामान्य होता है, तो विवेचक का मान क्या होता है? डी से, ओहो हो, यहाँ पर गलत है, काल्पनिक होगा तो डी लेस देन 0, यहाँ पर गलत हो गया, डी लेस देन 0। ठीक है, कमाल हो गया। चलिए, यदि द्विघाती समीकरण इतना है तो क्या है? मूल बराबर सूत्र होता है, द्विघाती सूत्र जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र। ये मूल ज्ञात करने का तरीका कैसे आया गुरुजी? ये सब चीज हम डीपली में बताए हैं, आप चैप्टर बाय चैप्टर हम वीडियो बनाए हैं, जाकर देख लीजिए। वीडियो नहीं, लाइव क्लास चला है, वहां पर जाकर देख सकते हैं, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं प्यारे बच्चे, बड़ी कमाल का है ये समांतर श्रेणी। हाँ, ये भी थोड़ा सूत्र वाला है, ये भी सूत्र वाला, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं गुरुजी? तो समांतर श्रेणी सभी पदों का अंतर समान हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं, एकदम आसान भाषा में। इसका व्यापक रूप क्या होता है? a1 a2 a3, ये टर्म्स 1 टर्म्स 2 टर्म्स 3 n तक है। टर्म्स 1 a1 का मतलब a, a2 का मतलब a प्लस डी, a3 a प्लस 2d, a प्लस 3d। जितना पद है उतना में एगो डी कम है। ध्यान से देखिए, 2 गो पद है तो एगो कम है, 3 गो पद है तो कितना है? 2 का एगो कम है, तो सब में एक कम है। तो यहाँ पर एनवा पद यानी एनवा अंतिम पद जो होगा वो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये है एनवा पद यानी अंतिम पद, इसको बोलते हैं अंतिम पद। क्या बोलते हैं? अंतिम पद। क्या बोलते हैं? अंतिम पद, अंतिम पद। क्या? अंतिम पद। ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, सार्वंतर, सार्वंतर यानी पदों के अंतर को सार्वंतर बोलते हैं, इसे डी से डिनोट करते हैं, कहीं पर निकाल लीजिए, जरूरी नहीं कि यही फॉर्मूला है। आप लिख सकते हैं a3 माइनस a2, या लिख सकते हैं a4 माइनस a3, या लिख सकते हैं a5 माइनस a4, कुछ भी लिख सकते हैं, एज सुन ऐसे ही लिख सकते हैं, कुछ भी, लेकिन जरूरत यहीं से काम हो जाता, तो आगे क्या बढ़ना है। ठीक है, समांतर श्रेणी के अंतिम पद एनवा पद हमने बताया, ये है फॉर्मूला। ठीक है, समांतर श्रेणी में एन पदों का योग क्या है? एन बराबर क्या होता है? तो एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और एक फॉर्मूला और होता है प्यारे बच्चे, एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन। ये लिखिए या टी एन लिखिए या एल लिखिए, कुछ भी, यानी इसका हम डायरेक्ट लिखना होगा तो एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन, यही फॉर्मूला होता है, ए प्लस ए एन। कमाल हो गया प्यारे बच्चे, कमाल हो गया, बहुत बढ़िया। यदि ये बड़ी कमाल का है, यदि ए बी सी एक एपी में है, 3 गो पद क्रम से एपी में है, तो याद रखिएगा बीच वाला के दुगुना किनारे वाले के योग के बराबर है। तो देखिए, बीच वाले के दुगुना किनारे वाले के योग के बराबर है, और एक फॉर्मूला ये है,
और ये फॉर्मूला क्या है, ए एन का फॉर्मूला। ज़्यादातर ये यूज नहीं होता है, लेकिन सवाल है प्यारे बच्चे, एक सवाल है ऐसा कि इससे यूज किया जाता है। तो ए एन का फॉर्मूला एस एन माइनस 1 होता है। ठीक है, ये भी खत्म, ए पी खत्म। 5वें चैप्टर तक हम लोग एकदम आसान तरीका से पढ़ लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया गुरुजी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं प्यारे बच्चे, आगे क्या है, ये त्रिभुज है। गुरुजी ये त्रिभुज में कुछ लिखे ही नहीं भाई, त्रिभुज में सूत्र है ही नहीं। क्या है, प्रमेय है। क्या है, प्रमेय, जिसमें थेल्स प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय है, और एस है, एंगल है, क्षेत्रफल वाला है। तो आप प्रमेय को एक बार देख लीजिए, क्योंकि प्रमेय इसमें क्या बताया, ये सूत्र सिद्ध किए हैं, कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसका कोई अपना फॉर्मूला है नहीं, कुछ नियम है उसको याद करना है, प्रमेय है, इसलिए इसका छोड़ देते हैं। छोड़ नहीं देते, है ही नहीं तो बताए क्या। ठीक है, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद है 7वां, हाँ, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें है निर्देशांक ज्यामिति, यानी क्षैतिज रेखा को एक अक्ष कहते हैं। यानी इसमें निर्देशांक ज्यामिति में आपको पता है कि एक अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है, ऐसे कट जाता है। यानी ये एक अक्ष, ये वाई अक्ष, ऐसे कट जाता है। यानी क्षैतिज रेखा को एक अक्ष एवं उदग्र रेखा को क्या बोला जाता है, वाई अक्ष। इसे हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। ये एक्स है, क्या है, एक अक्ष है। ये क्या है, वाई अक्ष है, वाई अक्ष है। और दोनों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। चलिए कमाल का बात बताते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए कमाल का बात बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि ये हो गया वाई अक्ष, ये हो गया वाई डैश, और ये हो गया प्यारे बच्चे एक्स और एक्स डैश। ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। और इसका नियामक होता है 0 0। क्या होता है, 0 0। इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे निगेटिव होता है। ठीक है गुरुजी, अगर हम ये देखें कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया, थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है गुरुजी, बड़ी अच्छा। चलिए इसमें क्या होता है, पॉजिटिव। ये कैसे गुरुजी, देखिए एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है, वाई का वैल्यू पॉजिटिव, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, वाई का वैल्यू पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिविटी। एक्स पहले एक्स लिखा जाता है, उसके बाद वाई लिखा जाता है। ठीक है, एक्स को बोलते हैं एक्स निर्देशांक, वाई को बोलते हैं वाई निर्देशांक। पहले एक्स यानी निगेटिव, बाद में पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, एक्स का निगेटिव, वाई का निगेटिव, यानी थर्ड में क्या होता है, निगेटिव। इसके बाद फोर्थ में एक्स का पॉजिटिव, वाई का निगेटिव। हाँ गुरुजी, बड़ी बढ़िया लगा, अच्छा है। अच्छा, अभी कमाल का बात ये है प्यारे बच्चे, पूछ दे आपसे सवाल, बड़ी कमाल का सवाल पूछता है कि देखिए एक्स को बोला जाता है एक्स निर्देशांक, वाई को बोला जाता है वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक। जी गुरुजी बहुत बढ़िया। अब जो बताने जा रहे एकदम शांति से देखिएगा, इसे हम लोग बोलते हैं, एक्स को बोलते हैं, याद रखिएगा, इसे बोलते हैं भुज। क्या बोला जाता है, भुज। क्या बोला जाता है, भुज। क्या बोला जाता है, भुज। इसे क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुज। इसे क्या बोलते हैं, कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। तो कमाल का ये आता है, देखिए ध्यान से, क्या आता है, ध्यान से देखिए। आता है क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन पूछता है ऐसे, देखिए एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, ठीक है। फिर पूछता है वाई अक्ष से लंबवत दूरी, वाई अक्ष से लंबवत दूरी। अब इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, हाँ। तो एक अक्ष से लंबवत दूरी को लंबवत दूरी को क्या बोलते हैं, एक अक्ष से लंबवत दूरी को बोलते हैं प्यारे बच्चे ध्यान से देखिए, इसे बोला जाता है एक्स निर्देशांक। चलिए यहां पर नहीं हट रहा है। इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुज। इसे हम लोग बोलते हैं वाई निर्देशांक, इसे बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। तो ऐसे पूछता है, बिंदु ऐसे क्वेश्चन देता है 5 और 6 में कोटि बताएं, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। तो हम लोग कोटि का क्या बोलेंगे, कोटि का मतलब हुआ वाई का वैल्यू यानी 6, कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, बहुत बढ़िया। तब चलिए यही दिया है यहाँ पर, आप देखिएगा कुछ दूरी सूत्र है, कुछ और है, पहले पॉइंट देख ले। मूल बिंदु, जिस बिंदु
परछाती रेखा यानी एक्स अक्ष वाई अक्ष कटता है उसे क्या बोलते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। कितना आसान है। इसका नियामक क्या होता है, 0 0। नियामक क्या होता है प्यारे बच्चे, 0 0 होता है। बड़ी कमाल है। ठीक है, अगला पर मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं गुरुजी। किसी बिंदु के निर्देशांक में दो भाग एक्स, दो मान होते हैं एक्स और वाई, जिसमें से पहले एक्स को क्या बोला जाता है, भुज या वाई एक्स निर्देशांक, दूसरे को वाई को बोला जाता है कोटि या वाई निर्देशांक। हमने भी यही बात बोला इसमें। ठीक है, अगला है कि किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु की भुज कहलाता है। हमने भी यही बोला। और एक्स अक्ष की दूरी क्या, एक्स निर्देशांक भी कहलाता है। और किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कोटि या वाई निर्देशांक बोलते हैं। कितना आसान है, सबसे आसान हम बता। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक ये होता है और वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक 0 और वाई होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब जो बताने जा रहे हैं एकदम शांति दिमाग से देखिएगा, वो तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, लेकिन ये सब्जेक्टिव के लिए 8वां पॉइंट, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद विभाजन सूत्र है m1 x2 m2 x1 बटा में m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। याद रखिएगा, ऐसे ट्रिक बताता है। देखिए 12 21 याद रखिएगा। m1, इसको चेंज कर लेते हैं कलर। देखिए m1 x2 प्लस में m2 x1, कितना आसान है। m1 प्लस m2, कुछ करना नहीं है, सेम ऐसे ही। m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2 हो तो गया। यही तो विभाजन। अब विभाजन भी होता है दो टाइप का, एक अंतः विभाजन, एक बाह्य विभाजन। समझ में आया क्या? चलिए बहुत बढ़िया। मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये भी सही है। मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है, मध्य बिंदु अगर मिडिल पॉइंट निकाला जाए तो उसका नियामक होता है x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। समझ में आया क्या प्यारे बच्चे? समझ में आया क्या? आप लोग समझ में आया? अच्छा लग रहा है तो जरूर से जरूर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग अच्छे से ढंग से याद कर ले, क्योंकि इससे क्वेश्चन 20 से 22 क्वेश्चन आने वाला है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तो और ज़्यादा आएगा, ऑब्जेक्टिव का बात बता रहा है। ठीक है जी गुरुजी, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, ये आपका काम है शेयर करना, आपका काम है। अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं भाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का केंद्रक, क्षेत्रफल केंद्रक x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ठीक है, एक पॉइंट और है, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या आपको पीडीएफ चाहिए प्यारे बच्चे? अगर आपको पीडीएफ चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल कहाँ गया भाई? त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तो गड़बड़ हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल छोटा है, कोई बात नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देते हम। ठीक है प्यारे बच्चे, छूट गया तो कोई बात नहीं। त्रिभुज मानकर चलिए ऐसा, कोई बात नहीं, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब कुछ त्रिभुज है, कोई बात नहीं। छूट गया तो और अच्छे से बता देते, x1 और y1, यहाँ पर b है जो x2 और y2 है, यहाँ पर c है x3 और y3 है। ठीक है गुरुजी, अगर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पूछ दिया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। बताते हैं, 1/2, चूंकि जानते हैं 1/2 होता है आधार गुणे संगत सिलसिला, तो 1/2 यहाँ पर हो जाएगा x1 y2 माइनस y3, फिर प्लस में x2। देखिए इसका लास्ट, इसका स्टार्टिंग, फिर माइनस बचा क्या है 2 1, और देखिए 2 है तो कभी 2 नहीं आएगा अंदर, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा y3 प्लस में x3 इसका लास्ट y3, और 3 तो ले नहीं सकते इसलिए y2। ये है, कमाल हो गया, बहुत बढ़िया। देख लीजिए एक बार, ये फॉर्मूला सही है। ठीक है, ओहो गलती हो गया ना, यहाँ पर गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? y2 माइनस y3 माइनस y1, और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, निराश नहीं होना है। y1 माइनस y2, ये है फॉर्मूला, 100% सही है। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। नहीं दिया है, नहीं टाइप होया है, कोई बात नहीं, हमको तो याद है। देखिए प्यारे बच्चों, पीपीटी लेकर पढ़ाने का मतलब ये है, बोर्ड पर लेकर पढ़ाने का ये मतलब ये है, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को समझा देना।
और कोई दिक्कत नहीं है कि हम गुरुजी आप तो पीडीएफ लेकर पढ़ा रहे हैं। भाई क्या किया जाए, जल्दी समझाना है आपको, चाहिए छोटा वीडियो में सबसे ज़्यादा ज्ञान हो, इसलिए हम लोग इसको लेकर बनाते हैं। नहीं तो टोटल चीज़ तो वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना आपको समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। ट्रिगो तो क्या ही बताया जाए। ट्रिगो आप लोग को 3 से 4 टाइप है सूत्र। ट्रिगो में लड़का सब कहता है गुरुजी कितना सूत्र। भाई सूत्र तो सबसे ज्यादा क्षेत्रमिति में है, इसलिए आप सूत्र के मामला में देखिएगा सबसे ज्यादा सूत्र किस में है गुरुजी, तो सबसे ज्यादा सूत्र तो मेंसुरेशन, यानी आपका वो आयत का बोल रहा है क्षेत्रफल, वो भी तो आता है क्षेत्रमिति में ही। बेलन का, शंकु का, गोला का, घन आप सबका इसका क्षेत्रफल। तो चलिए इसका देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें पाइथागोरस प्रमेय आ जाता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। ठीक है गुरुजी, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। टाइप 1 जो होता है, याद रखिएगा, ये होता है अगर मान लीजिए कि ये ट्रायंगल हो गया, तो आपको पता है कि ये कर्ण है, क्योंकि समकोण के सामने वाले भुजा क्या बोलते हैं, कर्ण। अब यहाँ पर थीटा है तो ये हो गया लंब, यानी परपेंडिकुलर P, ये हाइपोटेनस H, और ये हो गया आधार, क्या हो गया आधार यानी बेस बोले तो B। तो होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे में आधार, लंब बटे में कर्ण, cos थीटा लंब बटे में आधार बटे में कर्ण। इसके बाद tan थीटा लंब बटे में आधार, cot थीटा इसके उल्टा होता है आधार बटे लंब। इसका एकदम डीप में जानकारी चाहिए प्यारे बच्चे तो आप लोग चले जाइए, ट्रिगो हम पढ़ाएं, एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप जाकर देखिए तो सही वीडियो, क्या कमाल का बताए हैं। आप जाकर देखिए, एकदम ट्रिगो से डर हट जाएगा। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, इसको आपको याद करना है। ये पहला टाइप है। दूसरा टाइप क्या है, तो याद रखिए कि साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, देखिए उल्टा है, और कॉस का सेक उल्टा है, tan का कॉट। तो व्युत्क्रम याद रखिएगा, क्योंकि व्युत्क्रम से बनेगा अगला पॉइंट। देखिए किसी भी संख्या का यहां पर है tan, तो cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर कितना है 1। मेन फॉर्मूला ये है, यहां से निकालिए। ये तो गड़बड़ हो गया लग रहा है। यहाँ पर गड़बड़ क्या हुआ है, तो tan cot तो यहाँ पर ये वाला ऊपर हो गया, ये वाला नीचे हो गया। कोई बात नहीं, यहाँ पर गलत टाइप कर दिए हैं, इसको हम लिख देते हैं प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर है साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा, कोई बात नहीं, वो गलत कर सकते हैं तो हम तो गलत नहीं कर सकते। इसके बाद साइन थीटा चाहिए तो इसको भगाइए, कोस थीटा चाहिए, कोसेक थीटा चाहिए, कोसेक थीटा तो इसको भगा दीजिए, कमाल हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है कोस इंटू सेक, तो ये तो सही है, बिल्कुल सही है। कोस थीटा चाहिए तो सेक भगा दे, सेक थीटा चाहिए तो कोस करिए। इसके बाद यहाँ पर जो है ये उल्टा हो गया, tan थीटा इंटू में cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा कितना होता है 1 होता है। और आपको tan चाहिए तो 1 बटे में cot चाहिए तो 1 बटे में tan। और ये दो फॉर्मूला है, अलग से फॉर्मूला है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे में cos थीटा, साइन थीटा बटे में cos थीटा, और cot थीटा बराबर cos थीटा बटे में साइन थीटा। ये भी ट्रिगो का टाइप 2 है, और एक टाइप बचा है, खत्म हो जाएगा। नहीं, 2 टाइप है, 2 टाइप और है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, फटाफट बताते हैं। पहले बच्चे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहीं से फॉर्मूला बहुत सारा बनता है, एक का निकाल कर दिखा रहे, ध्यान से देखिए। कोई पूछता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो बताइए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। कोई पूछ देता है साइन थीटा, तो आपको बताना है √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। हाँ गुरुजी, बात तो सही है। इसके बाद कोई पूछ देता है cos स्क्वायर थीटा, तो बड़ी कमाल का बात है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बता दीजिए। कोई पूछ देता है cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा बता दीजिए, तो बड़ी ये भी रूट कर दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह सबको बना सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, इसका भी एक बड़ी फेमस है सूत्र, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। और इसका भी एक फेमस सूत्र है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे, इतना समझ में आया क्या? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस तरह से आपको डीप में जानकारी चाहिए कि गुरुजी सूत्र से काम तो नहीं चलेगा ना, सूत्र याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पक्का आएगा। तो सूत्र ये क्या है,
कम टाइम में आपका रिवीजन हो रहा है, कम टाइम में रिवीजन हो रहा है, इसके लिए ये वीडियो बन रहा है। क्योंकि अगर आपको डीप जानकारी लेना है, दम अंदर तक, कैसे हुआ, क्यों हुआ, यही सूत्र क्यों हुआ, कॉस स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये कैसे हुआ, सारा चीज़ का विवरण हमने बताया है। जाकर देखिए, आप प्लेलिस्ट बना है, उसमें जाकर 10th क्लास में घुसकर आप देखिएगा, ट्रिगो निकालिएगा या कोई भी चीज़ निकालिएगा, आपको डीप में जानकारी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर डीप में जानकारी देने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर आपको सूत्र बता रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, आगे बढ़िए। बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक टाइप बचा है, बड़ी कमाल का है। क्या है? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, इसके बाद टाइन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर टाइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। ये भी आपको 6 आइडेंटिटी को याद करके ना, ये ट्रिगो खत्म। ज़्यादा आपको लगता है ट्रिगो से क्वेश्चन है, नहीं, अब एक कुछ मान है उसको भी याद रखिए, काम बन जाएगा। मान क्या है गुरुजी? ये मान है, ये मान है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, इसको याद करना पड़ेगा। साइन थीटा का मान होता है 0, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1 में √2, इसका मान √3/2, और ये 90 डिग्री का मान होता है 0। कॉस इसको उल्टा कीजिए, कॉस को क्या कीजिए? ऐसे उल्टा कीजिए, 1 √3/2, इसके बाद 1/√2, 1/2, 0। इसके बाद टाइन करना है तो इसको बांटा 0/1, 0, ये कट गया, ये कट गया, तो ये कट जाएगा ऐसे, तो 1/√3, ये देखिए ये कट गया तो 1, और ये कट गया तो क्या हो जाएगा √3। इसको क्या है? नॉट डिफाइंड, इसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड, यानी इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित। क्या है? अपरिभाषित, अपरिभाषित यानी नॉट डिफाइंड है। इसके बाद इसको उल्टा कर लीजिए, इसको पकड़ कर यूं ही कर दे, नॉट डिफाइंड 2, यहाँ पर गलत हो गया है, अच्छा कोसेक, सॉरी कोसेक है, तो कोसेक है तो इसको उल्टा करना है, कोसेक है तो इसको पलट देना है। कोसेक है तो किसका कोसेक होता है? उल्टा, तो ये होता है साइन का, तो इसको उलट कर देख लीजिए, ये याद करने वाला चीज़ है, याद कर लीजिएगा। ट्रिक आपको चाहिए तो ट्रिक बता देंगे, इस मुट्ठी पे एक और वीडियो बना देंगे जिस पर ट्रिक में आपको याद करना है। इस मुट्ठी पर, इस हथेली पर आप सिंपल तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो चाहिए तो कॉमेंट में जरूर बताइए। गुरुजी हम लोग का जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो का टेबल है, आप हमें एक और ट्रिक के माध्यम से बता दीजिए तो हम बता देंगे। ऐसे हालांकि कुछ ट्रिक बताए हैं जो बेसिक से पढ़ाए हैं वहाँ पर, अगर आपको कहीं इसमें दिक्कत है तो आप चले जाइए वहाँ पर याद हो जाएगा। अगर नहीं तो आपको वीडियो चाहिए कि नहीं गुरुजी आप थोड़ा ट्रिक बता दीजिए, भूल जाते हैं हम लोग, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ट्रिक चाहिए कि नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, चलिए अगला है ये 10 और 12 दोनों, 10 और 12 दोनों, 10 और 12 दोनों करके। सबसे पहले इसमें वृत्त है, वृत्त दोनों में है, एक मेंसुरेशन है, एक ज्यामिति है। तो क्या क्या कहता है भाई? वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा होता है, बहुत सारा स्पर्श रेखा, एगो दूगो नहीं, बहुत सारा स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होते हैं। इस बात को एकदम भेजे में घुसा लीजिए कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। ठीक है गुरुजी, बात समझ में आया। ठीक है, और ये भी बात समझ में आ जाना चाहिए कि जीवा, जो सबसे बड़ी जीवा होता है, जीवा किसे कहते हैं? परिधि के बीच के डिस्टेंस जो होता है उसे जीवा बोलते हैं। सबसे बड़ी जीवा को बोलते हैं व्यास, और व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना, व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। तो देखते हैं क्या कह रहा है, ये भी समझ में आ गया। वृत्त पर के किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच जाए, बिल्कुल सही बात बोला है कि यदि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यानी एक बाह्य बिंदु होगा, जैसे मान लीजिए वृत्त हो गया, वृत्त के एक बाहर बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखा कितना खींच सकते हैं? 2, और दोनों के दोनों क्या होगा? समान होगा। ये बोला भी दोनों स्पर्श रेखा क्या होती है? समान। कि वृत्त के किसी भीतर बिंदु पर से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं, भाई जब अंदर बिंदु है तो कैसे स्पर्श रेखा स्पर्श करके जाएगा? अंदर बिंदु है तो प्रतिच्छेद करके न जाएगा जी। उस स्पर्श रेखा का नाम हो जाता है क्या? छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। ठीक है, व्यास, वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, इसे डी से सूचित किया जाता है, यानी डी बराबर 2r, चाहे r बराबर d/2। कमाल का है जी। वृत्त की त्रिज्या वृत्त के स्पर्श रेखा पर लंब होती है, हमने बताया था। वृत्त की त्रिज्या वृत्त के स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री। कितना डिग्री? 360 डिग्री। बहुत बढ़िया। कुछ मेंसुरेशन का चीज है वृत्त का, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त का परिधि होता है 2πr, या डी से देखिएगा तो πd। ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया।
अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। केंद्र पर नहीं बोला, अर्धवृत्त का कोण। जब भी और हम भी जब स्टूडेंट थे कंफ्यूजन होता है, गुरुजी हम पूछे भी थे, गुरुजी ये बताइए कि वृत्त में 360 बना तो अर्धवृत्त में 180 बनना चाहिए, नहीं। तो बोले कि केंद्र पर आप बोलिएगा तो केंद्र पर 360 बनेगा। ये कहने का मतलब कहीं पर आप कोण बनाइएगा, कहीं पर कोण बनाइएगा, कहीं पर तो हमेशा 90 डिग्री बनता है। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो यहाँ पर गलती नहीं करना है प्यारे बच्चे, एक समकोण बोला जाता है, बिहार बोर्ड पूछता भी है, ठीक है ना। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त का परिधि होता है, अर्धवृत्त का परिधि होता है आर इंटू पाई प्लस 2, आर इंटू पाई प्लस 2। इसका मतलब कि पाई आर, देखिए वृत्त का पूरा होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर आधा कीजिएगा, इसका मान क्या हो जाएगा? पाई आर। और यहाँ से तो आर आर 2 आर तो है ना, तो पाई आर प्लस में 2 आर कॉमन कर लीजिएगा, पाई प्लस में 2। हाँ गुरुजी एकदम सही है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हाफ पाई आर स्क्वायर। चाप की लंबाई क्या होता है? थीटा बटा में 360, 2 पाई आर। इसके बाद है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1 बटे में 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 90 डिग्री चतुर्थांश में कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90। वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर पाई थीटा बटा में 360 माइनस 1 बटा में 2 साइन थीटा। ये कब लागू होगा आप लोग के लिए? 10th क्लास के लिए। 10th क्लास के लिए कब लागू होगा? जब थीटा जो है या तो 90 डिग्री से छोटा है, नहीं तो 90 डिग्री के बराबर, तब ये फॉर्मूला लगाइए। अन्यथा एक दूसरा फॉर्मूला होता है क्या? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल असंगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे अगर यहाँ पर दिखाना होगा तो देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये है मेरा वृत्तखंड, ऐसे ये वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल चाहिए तो पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब माइनस में संगत, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला से वो बना है, इसी फॉर्मूला से वो बना है। तो आगे देखते हैं। अब है 13वां चैप्टर, इसमें है फॉर्मूला भाई, इसमें तो है बहुत सारा फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए करें घनाभ का विकर्ण। घनाभ कैसे बनता है गुरुजी? तो ये है घनाभ, देखिए ऐसे घनाभ बनता है, आप ध्यान से देखिएगा। घनाभ कैसा? आपके घर, जिस घर में बैठे हैं पढ़ रहे हैं, वो एक घनाभाकार है। कैसा है? घनाभाकार या वर्गाकार हो सकता है, इस तरह से ये घनाभ है। इसमें एल है, बी है और क्या है? एच है। तो इसका जो विकर्ण होता है, कितना विकर्ण होता है गुरुजी? तो 4 विकर्ण होता है। कितना विकर्ण? 4 विकर्ण। और इसका फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। इसके बाद है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। और पार्श्व, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको बोलता है 4 दीवारों का क्षेत्रफल। ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच, ऐसे बोला जाता है 4 दीवारों, दीवारों, दीवारों का क्षेत्रफल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके बाद है घनाभ का आयतन, एल गुणे बी गुणे एच, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये भी खत्म गुरुजी। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अब घन क्या होगा? सेम होता है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये वर्ग से बनता है। किससे बनता है? वर्ग से बनता है। और सभी भुजा बराबर होगा, सभी भुजा ए है, ए है, ए है, तो ये इसका होता है 6a स्क्वायर। इसके बाद है घन का वक्र होता है 4a स्क्वायर। उसके बाद घन का आयतन होता है a क्यू, क्योंकि l गुणे बी गुणे एच बराबर है, तो l गुणे ए गुणे ए गुणे ए क्यू। उसके बाद इसका विकर्ण होता है √3a, √3a। बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हाँ, इसमें सूत्र भुलाने वाला चीज है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आता है बेलन। इसके बाद क्या आता है? बेलन। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू में एच प्लस आर, कुल पृष्ठीय क्षेत्र। वक्र होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है गुरुजी। कैसे निकलता है? देखिए ये सपोज बेलन हो गया, वक्र का मतलब चारों तरफ से ऊपर नीचे छोड़कर, तो ऊपर नीचे छोड़कर, तो 2 पाई आर एच तो हो गया वक्र, और ऊपर नीचे जोड़ेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तो बराबर ही होता है, ठीक है। 2 पाई आर कॉमन हो गया है, एच प्लस में आर, यह कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह वक्र। बेलन का आयतन, किसी भी 3D का अगर आयतन चाहिए और समान रूप से ऊपर बढ़ रहा है या नीचे आ रहा है, तो याद रखिएगा उसका होता है नीचे तली का क्षेत्रफल गुणे में हाइट, नीचे तली का क्षेत्रफल गुणे हाइट या गहराई, ठीक है। तो ये समान रूप से जाता है, तो पाई आर स्क्वायर गुणे में हाइट यानी पाई आर स्क्वायर एच। खोखले बेलन ये तो आता नहीं है, ज्यादातर अमूमन आता नहीं, लेकिन हाँ याद रखना जरूरी है, क्षेत्रमिति का है तो याद। खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, खोखला है तो अंदर से भी एक सतह बनता है, बाहर से भी बनता है, तो 2 पाई आर
बड़ा आर प्लस छोटा आर प्लस में 2 पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, ये होता है कुल पृष्ठीय। वक्र होता है 2 पाई आर एच इंटू पाई एच इंटू बड़ा आर प्लस में छोटा आर, बड़ा आर प्लस में छोटा आर। उसके बाद है खोखले बेलन का आयतन जो होता है पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। क्यों गुरुजी? क्योंकि खोखला इस तरह से बनता है, खोखला इस तरह से बनता है, आप देखे होंगे तो खोखला इस तरह से बनता है ऐसे। तो यहाँ पर इसका हम क्षेत्रफल चाहिए, तो ऐसे सतह पर, इस सतह पर इस तरह से बनता है। ये हो गया छोटा आर, ये हो गया बड़ा आर, इस तरह से बनता है। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, चलिए बढ़िया से बना देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि गुरुजी कैसा कैसा वृत्त बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, सुंदर बना देते हैं वृत्त, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमको जल्दी बताना है ना, इसलिए थोड़ा इस तरह से। ये है छोटा आर और ये है बड़ा आर, तो इसका क्षेत्रफल चाहिए तो क्या होगा, पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। हम बताए थे कि गुणा में एच कर दीजिए, आ जाएगा आयतन। कितना सिंपल है गुरुजी। शंकु, अब आया शंकु। शंकु का ये होता है पाई आर इंटू एल प्लस में आर। ये क्या है गुरुजी, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए प्यारे बच्चे, अगर मान लीजिए कि ये शंकु है, सपोज ये शंकु ऐसे बनता है, तो ये एल है और ये एच है, तो इसका क्या होता है, वक्र क्या होता है पाई आर एल, और उसमें और पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल। आप निकालिएगा तो सिंपल तरीका से। अगर डीप में जानकारी चाहिए तो आप वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, हमने बनाया है। नहीं ये तो अभी पढ़ाना है। शंकु का तिर्यक ऊंचाई जो सूत्र होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद शंकु के छिन्नक का, छिन्नक, हाँ ये बड़ी कमाल का है, ये बड़ी कमाल का है। शंकु के छिन्नक का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई एल इंटू बड़ा आर प्लस में छोटा आर। गुरुजी ये कैसे हुआ, देखिए समझिए, ये इस तरह से बनता है, ये इस तरह से बनता है। आप देखे होंगे बाल्टी, ये छोटा आर है और ये क्या है, बड़ा आर है, बड़ा आर है। तो इसका क्षेत्रफल चाहिए तो पाई एल इंटू बड़ा आर प्लस में छोटा आर। उसके बाद शंकु के छिन्नक के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें क्या जोड़ दो, बड़ा पाई बड़ा आर स्क्वायर छोटा पाई छोटा आर स्क्वायर। वक्र में जोड़ देना ऊपर और नीचे का क्षेत्र, हो गया कुल। इसमें करना क्या है, इसका आयतन बड़ी कमाल का, इसको याद रखना है। 1/3 पाई एच इंटू बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस में बड़ा आर इंटू छोटा आर। ये बड़ी पूछता है, इससे पूछता है। कभी कभी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। शंकु के छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई होता है एच स्क्वायर प्लस में बड़ा आर माइनस छोटा में आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद है गोला। गोला कैसे बनता है, तो गोला कुछ इस ऐसे बनता है, ये गोला है। बॉल, फुटबॉल, देखें ये सब क्या है, गोला है। तो गोला का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र पाई 4 पाई। भाई इसमें एक ही सतह होता है, तो कुल बोलो चाहे वक्र बोलो, इसीलिए कुछ नहीं लिखता है, डायरेक्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखता है 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसको हाफ काट दिया जाए तो अर्धगोला बन जाए, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। गोले का आयतन अगर पूछे, गोले का आयतन पूछे तो 4/3 पाई आर क्यू होता है गोले का आयतन। लेकिन यही यदि दो गोले की त्रिज्या का अनुपात इतना है तो उनके आयतनों का अनुपात होगा आर क्यू, R1 का होल क्यू अनुपात R2 का होल क्यू। अगर एरिया का पूछा जाए तो R1 का होल स्क्वायर R2 का होल स्क्वायर। कभी कभी पूछ देता है कि 2:3 है तो आयतन बताओ, V1 अनुपात V2 बताओ, तो ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। इस तरह से A1 अनुपात A2 बता दो, A1 अनुपात A2 बता दो, तो कोई डरना नहीं है। A1 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 × 9। इस तरह से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें, गुरुजी ये कैसे, गोला का तो 4 पाई होता है, ये को पाई आर स्क्वायर कैसे बढ़ गया था, सुनिए समझिए। ये सपोज गोला था, जब इसे हम मिटा दिए, तो आधा ही होना चाहिए, लेकिन समस्या ये उत्पन्न हुआ कि यहाँ पर एक वृत्त बन गया। तो इसका तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ऊपर तो एक पाई आर स्क्वायर होगा, और दोनों को जोड़ देंगे 3 पाई आर स्क्वायर, इसलिए इसका होता है 3 पाई आर स्क्वायर। इसमें वक्र होता है क्योंकि 2 सतह हो गया, एक कर्व हो गया, एक फ्लैट सरफेस, ठीक है। इसका आयतन आधा होता है 2/3 पाई आर क्यू। ये है आपका फॉर्मूला। कभी कभी खोखले गोला का भी पूछ देता है, खोखले अर्धगोला का भी पूछ देता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी बताते हैं। गोले में लगे पदार्थ का आयतन होता है खोखले गोला, ये पूछा है खोखले गोला। आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू माइनस में बड़ा आर क्यू माइनस में छोटा आर क्यू। बहुत बढ़िया। अर्धगोले में लगे पदार्थ का आयतन, अर्धगोला में दो सब में सेम है, आधा कर दो। खोखले अर्धगोले का आयतन 2/3 सेम होता है, यही चीज, ठीक है।
खोखले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वाला सतह जोड़ेंगे। खोखले अर्धगोले का इससे क्वेश्चन आता नहीं है उतना, लेकिन समझ जाइए, क्योंकि आपको भी कहीं किसी को मान लीजिए छोटा भाई बहन को समझाना है तो आप इससे समझा सकते हैं। अगर डिप में जानकारी चाहिए तो वीडियो पड़ा है, जाकर देख सकते हैं। खोखले गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई, भाई 2 बार आ गया क्या? हाँ 2 बार आ गया, कोई बात नहीं, एक ही है। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ तक खत्म, और ज्यादा नहीं है, बस और 3 से 4 मिनट में खत्म है। उसके बाद आता है 14वां चैप्टर सांख्यिकी, पूरा 15 चैप्टर है, पूरा 15 चैप्टर है। इसके बाद आता है सांख्यिकी, इसके बाद क्या है? सांख्यिकी। बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत बढ़िया। तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स बटे में क्या होता है? सिग्मा एफ, यानी आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसके बाद बहुलक। बहुलक बराबर क्या होता है? एल प्लस में F1 माइनस में F1 माइनस, यानी हम लिख दे रहे हैं एल प्लस में F1 माइनस F0 बाटा में 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 गुणे में H। गुरुजी एल का है तो बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, बहुलक वर्ग के निम्न सीमा। H क्या है? बहुलक अंतराल की माप। ये कैसे निकलता है गुरुजी? तो उच्च सीमा, उच्च सीमा, उच्च सीमा, सीमा माइनस में निम्न सीमा, निम्न निम्न सीमा। ठीक है, ये क्या है गुरुजी? तो अगर मान लीजिए 5 से 10, 10 से 20 दिया है तो कुछ नहीं करना, 10 से 15 दिया है तो कुछ करना नहीं, 10 माइनस 5 बराबर 5 या 15 माइनस 5 बराबर 5 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये F1 क्या है? बहुलक वर्ग के बारंबारता। ये F0 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले बारंबारता। F2 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले बारंबारता। गुरुजी बहुलक वर्ग क्या है? समस्या तो ये है बहुलक वर्ग क्या है, तो बहुलक वर्ग कैसे चूज करेंगे? बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। गुरुजी यही नहीं पता चलेगा तो कैसे पता चलेगा? तो बहुलक वर्ग कहता है कि सबसे अधिक, सबसे अधिक, अधिक बारंबारता, अधिक बारंबारता वाले वर्ग, सबसे अधिक बारंबारता वाले वर्ग, सबसे अधिक बारंबारता वाले क्या होता है? वर्ग होता है, उसी को बोलते हैं बहुलक वर्ग। ठीक है, आगे देखिए, आगे है ये है आपका माध्यक। माध्यक जो होता है सबसे सिंपल क्या है? अच्छा हाँ, एक चीज और बता दें कि बहुलक का कभी कभी डिफिनेशन अगर मान लीजिए कि वर्ग अंतराल में ना हो तो उस कंडीशन में माध्यक जो होता है, बहुलक जो होता है, उस कंडीशन में यदि आंकड़ा वर्ग अंतराल में ना हो, लिख देते हैं यहाँ पर, लिख देते हैं क्योंकि आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। यदि यदि आंकड़े आंकड़े वर्ग अंतराल में न हो तो बहुलक पूछा जाएगा। बहुलक 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 तो बोलेंगे बहुलक बराबर अधिक, अधिक बारंबारता, बारंबारता वाले संख्या, वाले संख्या। जैसे गुरुजी बताइए तो, जैसे 5 6 3 2 5 3 5 6। अब इसका पूछ दिया जाए तो सबसे अधिक बारंबारता कितना है? 5 3 बार आया है, तो इसलिए बहुलक कितना होगा? बहुलक कितना होगा? बहुलक होगा 5। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते, ये है माध्यक। माध्यक क्या है? एल बराबर एल प्लस में n/2। गुरुजी एन क्या है? एन है सिग्मा एफ एक्स, सॉरी हाँ सिग्मा एफ एक्स यानी कुल बारंबारताओं का योग, n/2 माइनस में सी एफ बटे में एफ। ये सी एफ क्या? संचयी बारंबारता। एल बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, प्रेक्षकों की संख्या, प्रेक्षकों की मतलब कितना संख्या, वही बारंबारताओं का योग। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता और माध्यक वर्ग के बारंबारता और वर्ग माप। इसके है वर्ग माप। ये एक कंडीशन होता है कि अगर मान लीजिए 2 चीज निकल गए तो तीसरा चीज के लिए आपको सूत्र की जरूरत नहीं है, ये सूत्र यूज कीजिएगा तो बन जाएगा। इससे कमाल का अलग अलग फॉर्मूला बनता है, आप देखिएगा। इसे उल्टा सीधा करके बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ऐसे फॉर्मूला बनता है। ठीक है, कोई बात नहीं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है, बड़ी कमाल का क्वेश्चन, कि गुरुजी अगर वर्ग अंतराल में न हो तब क्या होगा? तो वर्ग अंतराल में न होगा तो n का मान तो होगा ना। जैसे मान लीजिए कि 5 6 3 ऐसे ऐसे कंडीशन में दिया बहुत सारा, तो अगर मान लीजिए n विषम हो गया, विषम, तो माध्यक बराबर माध्यक ये होता है n + 1/2 वा पद,
वा पद। कब? जब आरोही बढ़ते क्रम या घटते क्रम रहेगा तब। मान लीजिए कि एन क्या हो गया? सम। एन क्या हो गया? सम। ये सम हो गया तो ये माध्यक बराबर हो जाता है, माध्यक बराबर क्या होता है? n/2 वा पद, पद प्लस में n+1/2, नहीं गलत है, n/2, n/2 + 1 वा पद, पद। अब बटा में, सॉरी जगह नहीं है, कोई बात नहीं, और भाग जा भाई, बटा में 2, बटा में 2। ये सब ये लिखे हैं आप लोग, इसको तो बता ही दिए। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब ये है प्रोबेबिलिटी, बहुत छोटा पॉइंट है, प्रोबेबिलिटी बहुत छोटा है, प्रोबेबिलिटी बहुत छोटा है, ठीक है। तो ये घटना के अनुकूल कुल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या, यानी आपको देखना है कि कितना है। जैसे लाल बॉल की परीक्षा, तो लाल गेंदों की संख्या बटा में कुल गेंदों की संख्या। संभव यानी निश्चित घटना की परीक्षा, एकदम घटने वाला ही है तो उसका 100% यानी 1। अगर निश्चित यानी अनिश्चित घटना है तो उसका क्या होता है? 0। उसके बाद एक फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है? PE प्लस में PE डैश बराबर 1। ये हो गया टोटल के टोटल फॉर्मूला खत्म, ठीक है। तो आप लोग कैसे लगा ये वीडियो? आप सभी से रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चे, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा वीडियो। और किसी भी सब्जेक्ट के लिए, कोई भी एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिएगा कि गुरुजी इस चीज का वीडियो बना दीजिए, इस चीज का। ऐसे तो लाइव चल रहा है, डेली के डेली लाइव चल रहा है, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में वगैरह वगैरह समदम शेयर करना। अगर अच्छा लगे तब, ये काम है आपका शेयर करना, मेरा काम है सिर्फ बताना, आपका काम है शेयर करना। यहां तक किसी को थोड़ा सा भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, इसी तरह से आप कमेंट करके बताइएगा कैसा, किस चीज का वीडियो चाहिए, तो जरूर वीडियो मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग के सजेशन के अनुसार मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।